नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड-डे का। बंगाल में द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगा तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। अनुराग ठाकुर बोले, आतंकी संगठनों के साथ खड़ी हैं ममता बनर्जी। वहीं ध्यान देने वाली बात है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत अन्य कई जगहों पर द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। फिल्म आलोचनाओं से घिर गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स क्या है, ये एक वर्ग को अपमानित करना है। द केरला स्टोरी क्या है, ये एक विकृत कहानी है। भाजपा ने यह मुद्दा लपक लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए उन्हें आतंकी संगठनों का समर्थक करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। ये नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए बहुत अहम है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि कश्मीर केरल के बाद अब बंगाल की फाइलें तैयार की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाए जाने पर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जब खुद सत्ता में थे तब कुछ और कहते थे और अब इसे झूठ और प्रोपेगेंडा बता रहे। तुष्टीकरण का खेल भारत की बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारणों की वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य फिल्म को बैन करके बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। वहां अभी एक मासूम की बलात्कार और हत्या हुई, इस पर तो ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिल्म को बैन करें। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठन के साथ खड़े होकर? उनकी सोच को बढ़ावा देना है क्या? हालांकि फिल्म को लेकर जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केरल हाईकोर्ट के फिल्म पर बैन लगाने से इंकार करने वाले फैसले के खिलाफ अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मांग की कि जल्द से जल्द इस मामले को सुना जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने 15 मई को सुनवाई की बात कही। बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने 5 मई को फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। कोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले फिल्म का ट्रेलर देखा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस फिल्म में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। हालांकि पूरी तरीके से यह फिल्म अभी विवादों में है। जहां ममता बनर्जी ने एक तरफ इस फिल्म को बैन कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया और यह भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म को हर किसी को देखना चाहिए। और यह विवाद अब इतना बढ़ गया है कि लगातार इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। जब से फिल्म द केरला स्टोरी का नाम सामने आया तब से लगातार इस पर विवाद भी हो रहा है। हालांकि बता दें, द केरला स्टोरी किसी से छुपी हुई फिल्म नहीं है। इसको लेकर के तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप जहां लगाए जा रहे हैं, वहीं ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक स्टोरी है, सच को सामने वाली। लेकिन क्या है इस फिल्म की असलियत? आखिरकार क्यों इस पर इतना हंगामा छिड़ा है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बता दें कि इस फिल्म को लेकर के यूपी में भी टैक्स फ्री के जो ऐलान किया गया है, वहीं बंगाल में फिल्म को बैन करने के बाद अब फिल्म की पूरी स्टोरी पर भी विवाद जारी है। आखिरकार क्या है फिल्म द केरला स्टोरी की कहानी, या क्यों इस पर पूरी तरीके से विवाद हो रहा है? पिछले हफ्ते शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले भी विवाद में थी और पूरी तरीके से अभी भी विवादों में है। हालांकि हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं इस फिल्म पर चर्चा करने के लिए। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे पैनलिस्ट से। बीजेपी नेता असरार अहमद, सपा नेता विवेक पांडे। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। असरार जी, आखिरकार क्यों इस फिल्म पर इतना विवाद? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया और इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो लोग इस मुद्दे को सहनशीलता की ओर ले जाना चाहते हैं, दुरुपयोग करना चाहते हैं,
इन्होंने आज नहीं बल्कि हमेशा से मुसलमानों का दुरुपयोग किया, वोट लिया और उन पर राजनीति की। ये वो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं इस स्टोरी पर, जिन्होंने इस स्टोरी को देखा ही नहीं। अब जो लोग प्रतिबंध लगाएं, चाहे वो ममता बनर्जी हों या वो केरल के हों या अदर स्टेट वाले जो जिन्होंने ये चीज़ किया है, पाबंदी लगाई है, पहली बात तो उन्होंने ये कहकर लगाया कि मुसलमानों को गलत तरीके से इसमें पेश किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने खाली इस पर नहीं पाबंदी लगाई, रामनवमी का जुलूस हो या कोई और जुलूस हो, हर चीज़ पे जब जब कोई ऐसा आता है तो इन्होंने हमेशा पाबंदी लगाई है। इनकी तो आदतों में शुमार हो गया है। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि इनको पहली बात स्टोरी देखना चाहिए। अगर उसको गलत है तो जनता के सामने लाना चाहिए, जनता से भी अपील करना चाहिए कि इसको, इस स्टोरी को देखना चाहिए। जनता फैसला करेगी, ना कि आप कर रहे हैं फैसला। जनता ने आपको चुनकर कुर्सी दी है तो जाहिर सी बात है आप तुष्टिकरण मत करिए, बल्कि जनता से अपील करना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी मंत्रिमंडल के साथ इस स्टोरी को सुनने का फैसला किया है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। हर इंसान को स्टोरी देखना चाहिए। अगर गलत है तो जनता फैसला करेगी उसका, इंसान क्यों फैसला कर रहा है। तो यहाँ अखिलेश यादव हों या अभी मैं शिवपाल सिंह का एक बयान देख रहा था, उन्होंने ट्वीट किया है ये, और आसिम खान ने कहा कि इससे फ़ायदा गुजरातियों का होगा। इससे फ़ायदा किसी का नहीं। पहली बात तो स्टोरी देखना चाहिए, फिर उसके बाद फैसला। आखिर गुजरातियों का क्यों फैसला। तो युवा नाब सनाब जो बयान देते हैं, मैं ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि आपको भी इस स्टोरी को देखना चाहिए। जी, विवेक पांडे जी, आप सपा प्रवक्ता के साथ साथ वकील भी हैं। आखिरकार क्यों इस पूरी फिल्म को इतना विवादों में लाया जा रहा है? देखिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पूरी परिपाटी को जन्म दिया किसने। सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि आग से आग नहीं बुझाई जा सकती है और पानी से पानी को चलाया नहीं जा सकता है। ये जो आज फिर से एक रुदन प्रलाप कर रही है भाजपा, इसको मुद्दा बना रही है, इसका राजनीतिकरण कर रही है इस विषय का। मैं सवाल पूछूंगा भाजपा के प्रवक्ता से, क्या कारण था कि आपने गुजरात में एक पिक्चर बनी थी परजानिया, उस फिल्म को बैन क्यों किया गया था? जरा बता सकते हैं, ये कारण स्पष्ट कर सकते हैं इसका कि परजानिया फिल्म को क्यों बैन किया गया था? भाई, ये परिपाटी केवल एक राज्य के लिए या किसी विशेष पार्टी के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए नहीं है ना। अगर आप फिल्में बैन कर सकते हैं तो दूसरे राज्य को भी अधिकार है बैन करने का। आज अगर ममता बनर्जी किसी फिल्म को बैन कर रही हैं तो उसके पीछे उनके जो विधिक सलाहकार हैं या जो उनके राज्य के सलाहकार हैं, उनके अपने तर्क होंगे। जैसे परजानिया इन्होंने बैन की थी, गोधरा दंगे के बाद जो फिल्म बनी थी परजानिया, तो उस समय ये अपनी छवि बचा रहे थे। आज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि ममता बनर्जी को लग रहा हो कि इस फिल्म को देखने से हो सकता है कुछ सत्य बाहर आ जाए, या हो सकता है कि धार्मिक उन्माद बढ़ जाए। तो हर स्टेट का अपना कौन होता है। देखिए, अगर ममता बनर्जी गलत है तो मोदी भी सही नहीं थे उस समय जब परजानिया उन्होंने बैन की थी। तो मानक किसी भी राज्य सरकार के लिए एक समान होने चाहिए। और आज अगर भाजपा के लोग, सबसे बड़ी बात क्या है, गृह मंत्री केरल स्टोरी का प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री केरल स्टोरी का प्रचार कर रहे हैं, आप संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं, कर्नाटक में वोट मांग रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, योगी फायर ब्रांड की तरफ प्रचार कर रहे हैं, पहली बार निकाय चुनाव में आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं गली मोहल्ले के चुनाव में, क्योंकि जमीन पे सांड और कुत्ते इनका रास्ता रोक के खड़े हैं। तो अपने विकास का भी बात नहीं करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे। पिछली बार जब कश्मीर फाइट का प्रमोशन चल रहा था इनके नेताओं, मंत्रियों, भाजपाइयों द्वारा, उस समय लगभग 150 कश्मीरी पंडितों का परिवार पलायन कर रहा था घाटी से। और आज जब केरल फाइट की बात हो रही है तो मणिपुर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इन तरह की आलोचनाओं में, आडंबर में नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग हैं। और रही बात, अगर ममता बनर्जी ने इसको बैन करने का अगर निर्णय लिया है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर सरकार का अपना एक माइंडसेट होता है, हर सरकार का अपना एक कॉल होता है, हर सरकार की अपने राज्यों की स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। जी भाई, जिस तरह से
अगर मोदी जी बैन कर सकते हैं परजालिया फिल्म को, तो ममता बनर्जी ने किया तो क्या गलत किया? सबसे बड़ी बात है इसमें जो 3 केसों के आधार पर 30,000 केस का जिक्र हो रहा है केरल फाइल्स में, जो मामला आप देखिए कोर्ट जा चुका है, लेकिन कम से कम 40,000 लापता महिलाएं जो गुजरात की हैं, जो कि परसों एनसीआरबी का डेटा सामने आया है, वो 40,000 महिलाएं कहां गई, जरा उसके बारे में बात हो जाए। भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ महिला सम्मान की बात केवल मंचों से राजनीतिक वोट लेने के लिए नहीं होनी चाहिए ना। 40,000 महिलाएं गुजरात से गायब हो और ये गुजरात मॉडल आप देश में थोपना चाहते हैं। आप केरल को टारगेट कर सकते हैं, आप कर रहे हैं, आप ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में 40,000 महिलाएं गायब हैं और आप हमको बता रहे हैं कि केरल सुनी देखो। आप हमको ये बता रहे हैं कि कर्नाटका में ऐसा चुनाव होना चाहिए, आप मुझे बता रहे हैं कि भाजपा को वोट दिया जाए, इस आधार पर दिया जाए। भाई आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आपके गृह राज्य से सबसे बड़ी बात है 40,000 महिलाएं गायब हैं, आप उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, आपको ममता बनर्जी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अपने दायित्वों को समझना चाहिए। और ममता बनर्जी ने अगर किया तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, परजानिया क्यों बैन की गई थी, जरा वो भी बता दीजिए। अगर आज इस फिल्म को बैन करने से इतना दिक्कत है तो परजानिया भाजपा ने क्यों बैन की थी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों बैन की थी? जवाब दे दीजिए। ठीक है असरार जी, जवाब दीजिए। पहली बात तो इनको स्टोरी से कोई आपत्ति नहीं है, ये बात जाहिर हो गई। सपा प्रवक्ता ये कह रहे हैं उनको दिक्कत है मोदी जी से और गुजरात के मॉडल से दिक्कत है। अब इनको गुजरात मॉडल को पसंद नहीं आ रहा है, इनको मोदी जी पसंद नहीं आ रहे हैं, इनको योगी जी पसंद नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने चुनाव को इतना हल्का कर दिया कि खुद इनके नेता अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि ये तो छोटा चुनाव है, कचरे साफ करने वाला है, ये तो कचरा साफ होगा, हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इस चुनाव पे। साहब आप पर जनता बिल्कुल ध्यान दे रही है। ये बातों को घुमा रहे हैं। 2014 में जनता ने आपको सफाया किया है, 2019 में आपको सफाया किया है, 2022 में आपको सफाया किया है। असरार जी चुनाव के बाद में चर्चा करेंगे, चुनाव के बाद में चर्चा करेंगे। करने वाली है, ये चुनाव क्या है? हमारे लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं। इनके नेता ये कहते हैं हम तो चुनाव जो है ये कचरे साफ करने वाला है। साहब कचरा तो अच्छे से साफ होगा, जनता बिल्कुल जवाब देगी आपको। देखिए असरार जी तो पूरी तरीके से डिबेट डिरेल हो जाएगी। असरार जी मुद्दे पे चर्चा कीजिए, द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर के जो विवाद छिड़ा उस पर चर्चा कीजिए, मुद्दे से डिरेल मत होइए, रखिए अपना पक्ष। द केरल स्टोरी, मैं फिर यही अपील करता हूं उत्तर प्रदेश की जनता से कि देखना चाहिए। योगी जी ने अगर फ्री टैक्स किया है आप देखिए और फिर उस पर जनता फैसला करेगी। आपत्ति इनको योगी मॉडल पे है, आपत्ति इनको मोदी मॉडल पे है, आपत्ति इनको गुजरात मॉडल पे है। साहब अब आप उससे उठिए, सबका साथ और सबके विकास और सबके विश्वास में शामिल होइए और केरल की स्टोरी को देखना चाहिए। परजानिया क्यों बैन की गई जरा बताइए ना, उससे बात नहीं कर रहे हैं आप। प्रेजेंट टाइम जो हालात चल रहे हैं, जो मुद्दे की बात हो रही है, आप गुजरात में क्यों चले जाते हैं? बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, बात टैक्स फ्री की हो रही है और बात आप गुजरात की कर रहे हैं। अरे कभी गुजरात जाइए, वहां का मॉडल देखिए क्या है। वहां के लोगों को आपत्ति नहीं है, आपत्ति तो आपको है, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और बात गुजरात की कर रहे हैं। अरे आप अजीब बात कर रहे हैं, अजीब तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ही ममता बनर्जी को लेकर इतना हंगामा कर रहे हैं, आप यूपी संभालिए ना। फिर ममता बनर्जी से आपको क्या लेना देना भाई? आपको कॉपीराइट मिला है क्या सबके ऊपर सवाल उठाने का? नहीं, और ममता बनर्जी तो हर चीज पर पाबंदी लगाती चली आ रही, उनको तुष्टीकरण चाहिए। उनको क्या है कि एक भय फैलाना है, वो मुसलमानों को भाजपा से दूर रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने पाबंदी लगा दी। कैसे चलेगा? आप यूपी चला रहे हैं, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि बंगाल कैसे संचालित होगा? किसने अधिकार दिया आपको सवाल उठाने का? लेकिन उठाते हैं ना सवाल, उसी तरह विपक्ष भी सवाल उठाता है और मर्यादित तरीके से विपक्ष ने एक सवाल उठाया, उसका जवाब दीजिए। विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं है, विपक्ष अनाप शनाप बयान देने के लिए हो गया है, उसके पास कोई सवाल ही नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल है। अनाप शनाप बयान दे रहा है, आपने अपनी स्थिति देखी है?
आपने अपनी स्थिति देखी है। आपका गृह मंत्री जाकर के कर्नाटक में कहता है मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेंगे, और उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिमों के ऊपर दाव खेल रहे हैं। क्या चरित्र है भाई, क्या नियति है, कौन सा राजनीतिक शिष्टाचार है? रिजर्वेशन जिसे मिलना चाहिए, जिसका हक है मिलने का, उसको मिलना चाहिए। बातों में विरोधाभास है, आपकी अपनी ही बातें। हमने तो यहाँ सबका साथ, सबका विकास किया है। हमने 395 के करीब में मुसलमानों को टिकट दिया है, जिनमें से लगभग 99% जो है वो पसमानदा मुसलमान है। वही बढ़ना चाहिए। मोदी जी का कहना है कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पिछड़ा हुआ है, उसको आगे लाना चाहिए, जिसको हमेशा समाजवादी ने, बसपा ने, कांग्रेस ने दबा के रखा। आज ठीक है, देखिए असरार जी, विवेक पांडे जी, दोनों लोग मुद्दे से डिरेल हो रहे हैं। विवेक पांडे जी, ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि पहले कश्मीर फाइल्स, अब केरल, इसके बाद बंगाल की फाइलें तैयार की जा रही हैं, और इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी पर। देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का छोड़ दीजिए, वो एक गैर जिम्मेदार टाइप के मंत्री मुझे लगते हैं। वो उनके बयान देख लीजिए आप, गोली मारो ठोको, पता नहीं किस तरह के बयान होते हैं। एक निकृष्ट शब्दावली का प्रयोग करने वाला, मतलब ये दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे पद पे बैठा है। छोड़ लीजिए उनकी बात को। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आज गुजरात फाइल बनेगी कि नहीं बनेगी? 40,000 महिलाएं, एनसीआरबी का डेटा है कि गुजरात से गायब है पिछले 5 साल में। मैं भाजपा के प्रवक्ता से, बड़े शिष्टाचार से ये पूछ रहा हूँ कि क्या केरल फाइल की आड़ में इस 40,000 महिलाओं की जांच को दबा दिया जाएगा? क्या 40,000 महिलाएं एक राज्य से गायब होती हैं और राज्य सरकार इसकी गंभीरता को नहीं समझती? मैं तो एक सवाल उठा रहा हूँ। अगर आप ममता बनर्जी की बात करते हैं तो मैं पूछता हूँ, ओवर 40 के वोमेन हैव गॉन मिसिंग इन गुजरात इन 5 years टिल एनसीआरबी डाटा। ये एनसीआरबी का डेटा है, आपको मैं भेज भी रहा हूँ, इनको दिखाने दीजिएगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि 40,000 महिलाएं कहाँ गई? केरल में तो 30,000 है ना, यहाँ तो फिर भी 10,000 ज्यादा है। दूसरी बात पे आता हूँ, आज आप केरल फाइल की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आपका अधिकार है, बिल्कुल आप सवाल उठाइए। लेकिन गुजरात मॉडल की जो बात करते हैं, आप बता सकते हैं इस देश के सबसे ज्यादा भगौड़े जो है वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? इस देश के बैंकों को, इस देश की जनता के टैक्स के पैसों को, इस देश की आर्थिक नीतियों को सबसे ज्यादा धक्का देने वाले और सबसे ज्यादा बड़े चोर भगौड़े वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये आप बता पाएंगे मुझे? आंकड़ा दे सकते हैं आप मुझे? मैं पूछता हूँ इम्तियाज की बड़ी जिम्मेदारी से, इस देश में अगर 50 बिल्कुल डिफॉल्टर जिनकी लिस्ट आरबीआई ने जारी की थी, उसमें सबसे ज्यादा 25 से अधिक किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो उस मॉडल को हम कैसे स्वीकार कर लें? दूसरी बात पे आता हूं, क्या कारण है कि मोदी जी के गृह राज्य से ही किसी चीज का संचालन होगा तो वो कानूनी माना जाएगा या लोकतांत्रिक माना जाएगा? मैंने एक सवाल छोटा सा पूछा, आपने एक फिल्म को बैन किया, आपके राज्य की चुनौतियां रही होंगी। आज ममता बनर्जी किसी राज्य में रह करके अपने राज्य को संचालित कर लिया, अगर वो एक फिल्म को बैन कर रही है तो उनके राज्य की चुनौतियां हैं। आप कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं जब आप खुद ही उसी कार्य को कर चुके हैं? तो जब आप खुद ही उसी परिपाटी पे चले हैं, तो आज अगर उस परिपाटी को कोई दूसरा भी अपना रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? आप ही की शुरू की हुई परिपाटी है। जिस समय कश्मीर फाइल आई थी, जिस समय कश्मीर फाइल देख करके वाहवाही लूट रहे थे ये लोग, उस समय 150 कश्मीरी पंडितों का परिवार पलायन कर रहा था। क्या ये बात कहीं इन लोगों ने उठाई? क्या उन 150 परिवारों को इन्होंने बचाने रोकने का प्रयास किया? लेकिन ये बात मीडिया, धन्यवाद देता हूं आप जैसी मीडिया को कि आप लोगों ने कम से कम उस खबर को कवर किया। वो खबर लोगों के संज्ञान में आई कि कश्मीर फाइल भेजते समय 150 घाटी से परिवार पलायन हो रहे थे, और इतने जिम्मेदार लोग रहेंगे कि उन कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं दिखाई दिया। 90 के कश्मीरी घाटी में जो घटनाएं घटी थी उस पर ये राजनीति करते हैं, लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है उस पर ये बात नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये दोहरा चरित्र भारत को नुकसान दे रहा है। इनको अपनी नीतियों पे अपने आप को स्पष्ट करने की जरूरत है कि इनकी नीतियां क्या है। ये कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं, ये केरल फाइल्स के साथ खड़े हैं, तो गुजरात फाइल्स के बारे में कौन बात करेगा? वो इसलिए बात नहीं होगी कि वो केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य की बात है, तो ये तो संभव नहीं है। भाई विपक्ष तो सवाल उठाएगा, जब ये विपक्ष में हुआ करते थे ये भी तो सवाल उठाते थे जी। तो आज हम भी सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। असरार जी, व्यक्तिगत सवाल तो उठा नहीं रहा। विवेक जी ने कहा है कि हम विपक्ष में हम सवाल तो उठाएंगे। उन्होंने पूछा आखिरकार कश्मीर फाइल्स, केरल फाइल्स, तो फिर गुजरात की फाइलें क्यों नहीं खुल रही? विवेक भाई ने इतनी देर में सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट किया है तो ममता बनर्जी का किया है। अब वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ममता बनर्जी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो ख्वाब जो है प्रधानमंत्री जी का देख रहे हैं, और इनके अखिलेश यादव जी
जाकर वहां समर्थन करते हैं और चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। बिल्कुल करेंगे भाई। तो ये इधर उधर की बात करेंगे, गुजरात मॉडल की बात नहीं करेंगे, यूपी मॉडल की बात नहीं करेंगे कि जब तक इनकी सरकार रही यहाँ खूब दंगे होते रहे। मैं तो गुजरात मॉडल में सवाल कर रहा हूँ। जब तक कि इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, इन्होंने खूब दंगे करवाए, खूब लोगों को मरवाया। अरे दंगा होता है तो दोनों पक्ष मरता है, कम से कम आज दंगा तो नहीं हो रहा है, आज भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, आज यूपी में लोगों को सुशासन मिल रहा है। सबसे बड़ी जीत ये है, योगी मॉडल कायम है, आज दंगे नहीं हो रहे हैं, आज माफिया जो है जमीनों का कब्जा नहीं कर रहे हैं। अब वो सुकून से रहना चाहते हैं यहाँ के गरीब तबका जो है। ये डिटेल करना डिबेट को कोशिश की है डिटेल करने की, क्योंकि भाजपा पे सवाल उठ गया है, भाजपा पे सवाल उठा है, उसको जवाब नहीं देंगे। गुजरात मॉडल की ही मैं बात कर रहा हूँ, अपने तर्कों के साथ डेटा दे के कर रहा हूँ मैं। एनसीआरबी के डेटा है मेरे सामने, बिल्कुल उससे जवाब दीजिए। पहले आपकी 40,000 महिलाएं जो गुजरात से गायब है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस दिशा में क्या कर रहे हैं आप? असरार जी जवाब दीजिए। रही बात उत्तर प्रदेश का भी डेटा होना चाहिए, इनकी सरकार में जो हुआ। अगर बात क्या होना चाहिए क्या नहीं वो तो आप लोग करेंगे ना, कि विपक्ष ने क्या किया। फिलहाल इन्होंने सवाल खड़ा किया है गुजरात मॉडल पे। गुजरात मॉडल की जहां तारीफ करती है मोदी सरकार, वहीं दूसरी तरफ अब गुजरात मॉडल पर विवेक पांडे जी ने सवाल खड़ा किया है। हम ये जानते हैं पूरे भारत में जी गुजरात मॉडल नंबर 1 है। वहां बिजनेस करने वाले लोग हैं, वहां अच्छा एजुकेशन है, वहां फैसिलिटी अच्छी है। कभी आप उस मॉडल की भी तो बात करें जो वहां विकास हुआ है, जी तरक्की हुई लेकिन है। ये जो द केरल स्टोरी फिल्म बनी है, क्या ये मामले सिर्फ केरल में ही सीमित है? जब जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस चीज को आना चाहिए। जिन्होंने इस स्टोरी को नहीं देखा है, केरल स्टोरी को, उनको देखना चाहिए। फिर जनता फैसला करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई आप फैसला करने वाले नहीं है, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये तो जनता फैसला करेगी। लेकिन ये लोग इतना भ्रमित कर दिए हैं लोगों को कि लोग डर रहे हैं। मुसलमानों को उन्होंने इतना डरा के रखा है, अरे केरल स्टोरी तो तुम्हारे खिलाफ है, भाजपा तुमको खा जाएगी। आप अगर एक इतिहास उठाकर देखेंगे तो 395 के करीब में मुसलमानों को भाजपा ने टिकट दिया है। सबका साथ सबका विकास में लाना चाहती है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जब रिजल्ट आएगा उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव का, तो ज्यादा से ज्यादा ठीक है, निकाय चुनाव पे बाद में चर्चा कर लेंगे। जी विवेक जी, इन्होंने अभी एक बात की टिकट की ना, चलिए मैं सवाल पूछता हूँ जी। जो कर्नाटका में अमित शाह ने कहा था कि मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेंगे, वो असली भाजपा है ना, कि जो आप बता रहे हैं वो असली भाजपा है। या तो आप अपने गृह मंत्री का विरोध कीजिए, या तो आप अपने समुदाय का विरोध कीजिए जो गलत आरक्षण ले रहा है। बताइए, इसको जवाब दीजिए आप मुझे। आरक्षण जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए, गरीब तबके को मिलना चाहिए आरक्षण। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं उस चीज का कि जो गरीब तबका है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जात और जात की बुनियाद पर किसी को आरक्षण मिलना चाहिए। मुसलमानों को आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन जो गरीब तबका है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबको मिलना चाहिए आरक्षण। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। बात हो रही है द केरल स्टोरी फिल्म की, और हम लोग उस पे ना चर्चा करके बाकी इधर उधर सब तरफ चर्चा कर ले रहे हैं। केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव सब पे चर्चा कर ले रहे हैं। मैंने इसे 40,000 महिलाओं के डेटा पे सवाल पूछा है जो गुजरात से गायब है। गुजरात फाइल्स में उसकी बात करूंगी, बस इतना जवाब चाहिए मुझे। ये तब से देखिए घुमा रहे हैं असरार जी, केवल और केवल घुमा रहे हैं। क्या है ये गुजरात का पूरा मामला जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं? विवेक जी बार बार गुजरात मॉडल की बात नहीं कर रहे, इनको तकलीफ मोदी जी से है। उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया पीएम मोदी को, इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि ये सवाल जो है हमेशा समाजवादी पार्टी ने मोदी जी के ऊपर खड़े किए हैं। इनको तकलीफ गुजरात से नहीं है, इनको तकलीफ मोदी जी से है कि आखिर वो सेवा समर्पण क्यों कर रहे हैं, वो देश की तरक्की के लिए क्यों काम कर रहे हैं। इनको होम मिनिस्टर से तकलीफ है, इनको गुजरात से कोई तकलीफ नहीं है। ये तो घुमाना चाहते हैं, घुमा के ये मोदी जी पे वार कर रहे हैं कि हमें तो मोदी जी से तकलीफ है। मोदी जी क्यों काम कर रहे हैं, मोदी जी सेवा भाव से क्यों काम कर रहे हैं। आज इनकी दुकानें क्यों बंद हो गई, आज भ्रष्टाचार क्यों बंद हो गया, ये बात मोदी जी पे खड़े कर रहे हैं, ना कि ये गुजरात पे कर रहे हैं। असरार जी, अगर ध्यान दिया जाए तो गुजरात में
समाजवादी पार्टी ना विपक्षी दल के तौर पे है, ना सत्ता पक्ष में कभी रही है। और अगर बात गुजरात पे उठी है तो सीधी सी बात है कि गृह मंत्री और पीएम मोदी को जवाब तो देना ही पड़ेगा, और वो भी महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात है। कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, ऐसा कोई अत्याचार नहीं है। अगर होता तो सामने आता। सवाल खड़े करना और है। मैं आपसे फिर वही दोबारा कहता हूं कि ये मोदी जी पे सवाल कर रहे हैं, ये गुजरात पे सवाल नहीं कर रहे हैं। इनको गुजरात से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें अपना उत्तर प्रदेश ही दिख रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इनका कायाकल्प हो चुका है, बिल्कुल दुनिया बिस्तरा इनका बन चुका है। और जनता जो है अभी निकाय चुनाव में। विवेक पांडे जी, आप कह रहे थे एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से गुजरात फाइल्स खुलनी चाहिए, लेकिन असरार जी कह रहे हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है गुजरात में। असरार जी की डिक्टेट करिए, पहले तो असरार जी ने झुकला दिया एनसीआरबी के डेटा को। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है गुजरात में। ये खबर इनको दिखा दीजिए, मैं आपको बोलिए तो व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, ये इनको जरा दे दीजिएगा। सबसे बड़ी समस्या भाजपाइयों के साथ यही है कि अपने राज्य की किसी भी कमजोर स्थिति पे ये बात नहीं करते हैं, ये सीधे झुकला रहे हैं। अभी इन्होंने सबसे पहले झूठ बोला राष्ट्रीय चैनल पे कि गुजरात में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वहां कोई महिला गायब नहीं हुई है। और एनसीआरबी का डेटा 5 साल का बताता है कि 40,000 महिलाएं गुजरात से गायब है। तो मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता का झूठ, भाजपा की पार्टी का झूठ जग जाहिर हो गया आपके चैनल पे। ये वो लोग हैं जो जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे, ये वो लोग हैं जो जिम्मेदारी नहीं गिनेंगे, ये वो लोग हैं जो विपक्षियों को केवल विधवा बना करके कोसने का काम करेंगे। लेकिन जो काम इनको करने चाहिए उस काम पे अगर ये फेल होते हैं तो उस पर कोई बात नहीं करेंगे। आज ये ममता बनर्जी को उस पर बात करना चाह रहे हैं, ममता बनर्जी को कोस रहे हैं बैठ के। इनको शर्म आनी चाहिए, इनके इतने बड़े नेतृत्व के गृह राज्य में 40,000 महिलाएं गायब है और ये बेशर्मी से झुठला दे रहे हैं, बेशर्मी से बोल दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो 40,000 महिलाएं जिनका परिवार उतर गया, जो बेटियां बच्चियां गायब हो गई, उनके साथ क्या हुआ ये जानने की भी आवश्यकता नहीं है। और उससे सवाल विपक्ष उठाया तो विपक्ष केवल इनकी बुराई कर रहा है। गुजरात मॉडल से दिक्कत है, मोदी से दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत है। ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं से दिक्कत होगी इस देश को, विपक्ष को भी होगी। और आप ये भूल रहे हैं शायद, विपक्ष में जब आप हुआ करते थे आप भी इसी परिपाटी पे थे, आप हमारी तारीफ नहीं करते थे, आप हमारी तारीफों के फूल और दिनभर कसीदे नहीं पढ़ते थे, आप हमारी सलामती की दुआ नहीं करते थे। तो मैं तो आपकी तरफ से इतना गिर करके ना बोल राजनीति करते हुए मैंने आपको एनसीआरबी का डेटा दिया। एनसीआरबी का फुल फॉर्म पता है आपको? एनसीआरबी का फुल फॉर्म पता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो हर राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन करता है। उसके डेटा को आप झूठ बोलते हैं, और अगर झूठ है तो जाइए ना, क्यों नहीं उसी वजह से आप कोर्ट में जाइए, सरकार को छवि खराब करने के मद्देनजर उसको चुनौती दीजिए ना। ठीक है असरार जी, हमें तो कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन विपक्ष जब कोर्ट जाता है तो इसको मुंह की खानी पड़ जाती है। केरल स्टोरी की बात कर लेते हैं। केरल स्टोरी के बारे में देखिए, कांग्रेस कहां तक गई। पहले वो केरल हाईकोर्ट गई, केरल हाईकोर्ट ने उसको मना कर दिया, बैन लगाने से मना किया। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इनको ये लगता है कि बिल्कुल हर तरीके से ये नाकारा और निकम्मा हो जाते हैं, बस चुपचाप अपने घरों में बैठ जाते हैं। हमें कोर्ट पे फुल तरीके से एतमाद है। कोर्ट जब इनको जवाब देता है तो इनको मुंह की खानी पड़ जाती है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की भी कर लें, जब निकाय चुनाव की बात आई, आरक्षण की बात आई, तो ये अखिलेश यादव ने उस पर आपत्ति जताई और लोग कोर्ट गए। कोर्ट ने भी क्या फैसला दिया ये सबको पता है। उत्तर प्रदेश में क्या मुंह की खानी पड़ी विपक्ष को। तो ये लगातार जो है ये सपोर्ट गुंडाइयों की गुंडागर्दी की करते हैं, ये दंगाइयों की करते हैं, ये भूमाफियाओं की करते हैं, भ्रष्टाचारियों की करते हैं। ऐसे लोगों का जो सपोर्ट करता हो, ऐसी पार्टी जो दंगाइयों का सपोर्ट करती हो, ऐसी पार्टी जो कब्जा करते हैं उनका सपोर्ट करती हो, ऐसी पार्टी जो रेपिस्ट को सपोर्ट करती हो, उसके बारे में क्या बात की जाए। क्योंकि ये कोर्ट पे भरोसा नहीं रखते हैं। ये कोर्ट जाते हैं, जब कोर्ट से इनको मुंह की खानी पड़ती है तो फिर ये अपने आप घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। विवेक पांडे जी, बिल्किस बानो के मुद्दे पे सपा ने समर्थन किया था क्या? बिल्किस बानो के दंगाइयों को छोड़ते समय, हथियारों को छोड़ते समय किसने सपोर्ट किया था? वो भाजपा थे कि सपाई थे? दंगाइयों को समर्थन करने वाले अपना आईना जाके जरा पीछे में देख लेना पहले। दूसरी बात कहता हूँ, मुजफ्फरनगर दंगे में किसके विधायक को न्यायालय ने दंडित किया? भाजपा का विधायक था वो। इसने 72 प्लॉट अपने नाम पे लिखा दिए थे। वो माफिया की बात करते हो? 72 प्लॉट तुम्हारे मंत्री ने अपने नाम पे लिखे।
कुछ पता इनको है ही नहीं अपने मंत्री और अपने नेताओं के बारे में। 2012 से और अगर 16 तक का एक आंकड़ा उठाएंगे और देखेंगे तो सपा में सबसे ज्यादा दंगे, अगर किसी पार्टी में सबसे ज्यादा अगर दंगे हुए हैं तो सपा में हुए। इनके यहाँ थानों को कब्जा किया जाता था, पुलिस वालों को गाली दी जाती थी। सबसे ज्यादा इन्होंने सपोर्ट किया है दंगाइयों का। सबसे ज्यादा अगर माफियाओं का किसी ने सपोर्ट किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार है। सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार में प्रताड़ित हुए हैं लोग तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। आज लोग जो है सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। आज लोग जो है जमीन पे धरातल पे उतरकर काम कर रहे हैं। आज लोगों को सुशासन मिल रहा है, वो अपने आप को सुरक्षा, जिनको कभी छत नहीं मिली उनको छत मिलने देने का काम योगी सरकार ने किया। जिनको कनेक्शन नहीं मिले कभी गैस के, आज उनके घर में कनेक्शन है। लोगों के चेहरों पर खुशी लाने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा सरकार है जो सबका साथ। ठीक है असरार जी, विवेक जी, ठीक है असरार जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो द केरल स्टोरी को देखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए। मैं योगी सरकार का अभिनंदन करता हूं कि इस द केरल स्टोरी पर उन्होंने टैक्स फ्री किया है। ज्यादा से ज्यादा मैं जनता से अपील करता हूं कि आपको देखना चाहिए और विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा। अभी जो निकाय चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसमें आप देखेंगे इनका फुल तरीके से सोपड़ा साफ होने वाला है। सपा का मतलब सफा और यूपी की जनता है अब इनसे खफा। अब इनको बहुत दिनों तक ये न सत्ते में आएंगे और न इनका भ्रष्टाचार चलेगा, न इनकी गुंडागर्दी चलेगी और न ही इनका कोई ऐसा सपोर्ट चलेगा, न ही इनका ऐसी कोई वो चलेगी जिससे ये आतंकवाद को सपोर्ट करें। लगातार ये जो भ्रष्टाचार और ये आतंकवाद को सपोर्ट करते रहे, यहाँ की जनता इनको हमेशा के लिए बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है। जी विवेक पांडे जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। मैं तो यूपी की जनता से इतना निवेदन करूंगा, अपराध जी जैसे मुस्लिम नेताओं का चेहरा पहचानिए। पूरे डिबेट में बैठ करके इन्होंने मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया है और ऐसे लोग केवल और केवल मुस्लिम वर्ग के नाम पे अपनी राजनीतिक प्राथमिकता के अपने आप को स्थापित करते हैं सिस्टम के अंदर, और मुस्लिम वर्ग जिसके प्रतिनिधित्व के लिए इनको आगे बढ़ाया जाता है, ये लोग मुस्लिम वर्ग का गला काटने का काम करते हैं। ये आरोपित उसी को बनाते हैं, दंगाई उसी को बनाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अपने समाज में केवल और केवल जहर बोल करके मुस्लिम वर्ग को दबाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे राजनीतिक गीतों से बचने की आवश्यकता है। और बिल्कुल फिल्म देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन कौन सा राज्य फिल्म को बैन करेगा नहीं करेगा ये उस राज्य का विषय है। अगर मोदी जी मुख्यमंत्री रहते एक फिल्म परजानिया बैन कर सकते हैं तो दूसरा राज्य भी अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वो भी अपने राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखते हुए फिल्म को बैन कर सकता है। और अगर बैन नहीं कर सकता तो मोदी जी को भी परजानिया रिलीज करनी चाहिए। गुजरात में से परजानिया को दोबारा रिलीज किया जाए, क्या दिक्कत है? परजानिया आप रिलीज करा दीजिए, हो सकता है ममता बनर्जी का दिन बदल जाए और वो केरल फाइल्स को भी रिलीज होने दें। जी विवेक जी, ममता बनर्जी ने जो दावा किया है कि आगे आने वाले वक्त में बंगाल की फाइलें भी तैयार की जा रही हैं, जल्दी से उस पर भी टिप्पणी दीजिए। देखिए बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे समझिए, टाइमिंग बड़ा मैटर करती है जी। बंगाल फाइल्स से तैयार की जा रही है। भाजपा दुष्प्रचार करने के लिए एजेंसियों को सक्रिय करती है, कुछ बॉलीवुड के लोगों को अपने साथ रख करके केवल और केवल अपने एजेंडे पे फिल्में बनवाती है। कश्मीर फाइल्स में जो दावा किया गया कि कश्मीर फाइल की इनकम से कश्मीरी पंडितों के पुनरुत्थान के लिए काम करेंगे, कहाँ पे काम हुआ? कश्मीर फाइल की पूरी इनकम तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेके बैठ गए, सबसे बड़ी बात है। और जब वो कश्मीर फाइल दिखाई जा रही थी उस समय 150 कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन कर रहे थे, लेकिन इस बारे में भाजपा ने कोई बात की ना उन्होंने रोकने का काम किया। तो मुझे लगता है वहां केरल फाइल्स की बात हो रही है। मणिपुर दंगों से ध्यान भटकाने के लिए केरल फाइल्स को सामने लाकर रख दिया। और अब अगर बात बंगाल फाइल्स की होती है तो मैं तो निवेदन करूंगा कि बंगाल के भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आगे आए और गुजरात फाइल्स से काम करना शुरू करें। 40,000 महिलाएं, केरल में तो 35,000 की बात हो रही है, 30,000 की बात हो रही है 3 महिलाओं की स्टोरी के ऊपर, लेकिन यहाँ तो 40,000 महिलाएं गुजरात से गायब है, जो कि एचआरबी का डेटा सामने आ चुका है। तो मुझे लगता है कि दूसरे के दामन से छींटे और किस्सा उछालने से पहले अपने दामन को बचाने का कोशिश कीजिए और सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी तय करते हुए अपने इतनी राज्य जनपद में वो 40,000 महिलाएं बच्चियों के साथ क्या हुआ, कहाँ गई, उनकी बात होनी चाहिए। केरल फाइल तो सिर्फ एक मूवी है, लेकिन गुजरात तो 40,000 महिलाओं का एक काला सत्य है जो 5 साल में गायब हुई है। जी फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर सियासत तेज हो गई है।
फिल्म आलोचनाओं से घिर गई। इस बीच पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया तो उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पूरे मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देखने सीएम योगी जा सकते हैं। दूसरी तरफ विवाद इतना बढ़ गया कि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रहा है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर के ये जो विवाद बढ़ा है इस पर विराम लगाने में सुप्रीम कोर्ट अहम रोल निभाता है या फिर सभी याचिकाओं को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।